अच्छा, कभी ये सोचा है कि ईमेल इनबॉक्स में जो स्पैम फिल्टर होता है वो इतना स्मार्ट कैसे हो गया है? या फिर वो फोन पर ट्रांसलेशन वाले एप्स। हाँ हाँ बिल्कुल। आप किसी दूसरी भाषा में लिखे साइन बोर्ड की तस्वीर लेते हैं और मतलब फौरन उसका अनुवाद हो जाता है। ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के ही तो उदाहरण है। सही बात है, ये सब एआई है। लेकिन ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे एक पूरा का पूरा आर्किटेक्चर है, एक ब्लूप्रिंट कह सकते हैं। बिल्कुल। तो आज हम उसी ब्लूप्रिंट पर एक गहरी नजर डालेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि एक एआई प्रोजेक्ट, मतलब एक आइडिया से लेकर हमारी स्क्रीन पर एक फीचर बनने तक का सफर कैसे तय करता है। और ये बातचीत सिर्फ एआई को एक यूजर की तरह देखने से आगे ले जाएगी। हम ये समझेंगे कि जो लोग एआई बनाते हैं वो सोचते कैसे हैं। मतलब सिर्फ बनी हुई इमारत को नहीं देखना है। नहीं, हमें ये देखना है कि उसकी नींव कैसे रखी गई, उसका ढांचा कैसे बना, हर ईंट का क्या काम था। चलिए तो शुरू करते हैं। एआई बनाने की इस प्रक्रिया को अक्सर एआई प्रोजेक्ट साइकिल कहते हैं। नाम थोड़ा तकनीकी लगता है, हाँ, सुनने में भारी लगता है, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत बहुत सरल है। इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए मुझे अपनी माँ के जन्मदिन के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? शायद मैं सोचूंगा कि कार्ड कैसा दिखेगा, उसमें क्या लिखूं। और ठीक यहीं से एआई प्रोजेक्ट साइकिल का पहला चरण शुरू होता है, वो है प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम? हाँ, आप लक्ष्य तय कर रहे हैं। कार्ड माँ के लिए है, जन्मदिन का है, मतलब उसका टोन खुशी वाला होगा, न कि कोई गेट वेल सून कार्ड। सही बात है। तो ये स्कोप यानी दायरा तय करना सबसे जरूरी है, वरना आप कुछ ऐसा बना देंगे जिसकी जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, स्कोप तय हो गया। अब अगला कदम, मुझे सामान चाहिए होगा। रंगीन कागज, गोंद, कैंची, पेन, ये सब। ये है दूसरा चरण, डेटा एक्विजिशन। एआई की दुनिया में ये सामान ही डेटा है। अच्छा। के लिए सही और साफ सुथरा डेटा इकट्ठा करना उसकी सफलता की नींव है। खराब डेटा से अच्छा एआई बन ही नहीं सकता। ठीक है, अब मेरे पास सारा सामान यानी डेटा आ गया है। अब मैं शायद कागज को फैला कर देखूंगा, सोचूंगा कि कौन सा रंग किसके साथ अच्छा लगेगा, डिजाइन क्या होगा। एक तरह से मैं अपने सामान को समझ रहा हूँ। जिसे हम कहते हैं तीसरा चरण, डेटा एक्सप्लोरेशन। डेटा एक्सप्लोरेशन? हाँ, ये बहुत अहम है। अरबों डेटा पॉइंट्स सिर्फ नंबर्स हैं, जब तक कि आप उनमें कोई पैटर्न न खोजें। इस चरण में डेटा को ग्राफ और चार्ट के जरिए विजुअलाइज किया जाता है, ताकि उसमें छुपे रिश्ते और ट्रेंड सामने आ सकें। एग्जैक्टली। यही पता चलता है कि डेटा असल में क्या कहानी कह रहा है। और एक बार जब हमें कहानी पता चल गई, तब हम असल में कार्ड बनाना शुरू करते हैं। कागज काटना, चिपकाना, लिखना। यहीं पर मशीन सीखना शुरू करती है। मतलब यही असली एआई वाला काम होता है। हाँ, कह सकते हैं। आप कौन सा मॉडल चुनेंगे, ये सब पिछले चरण के विश्लेषण पर निर्भर करता है। मान लीजिए मैंने कार्ड बना लिया। अब मैं उसे अपनी माँ को देने से पहले एक बार खुद देखूंगा कि सब ठीक है या नहीं। कहीं गोंद ज्यादा तो नहीं फैल गया, लिखावट साफ है। बिल्कुल। और ये है पांचवा चरण, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन? यानी जांच परख। हाँ। बनाए गए मॉडल को परखा जाता है, उसकी सटीकता, उसकी कार्यकुशलता जांची जाती है। क्या ये मॉडल असल दुनिया की परिस्थितियों में भी उतना ही अच्छा काम करेगा? यहाँ उसकी असली परीक्षा होती है। और अगर सब कुछ सही रहा तो आखिरी काम, कार्ड माँ को दे देना। छठा और अंतिम चरण, डिप्लॉयमेंट। सबसे सफल और परखे हुए मॉडल को वास्तविक दुनिया में उपयोग के लिए लागू कर दिया जाता है। वो आपके फोन के ऐप का हिस्सा बन जाता है या किसी वेबसाइट के बैकएंड में काम करने लगता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात यह है कि इसे साइकिल क्यों कहते हैं? इसका मतलब तो ये हुआ कि एक सीधी रेखा नहीं है। सही पकड़ा। अक्सर इवैल्यूएशन के दौरान पता चलता है कि मॉडल उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रहा। तो हमें वापस जाना पड़ता है। हाँ, शायद आपको वापस मॉडलिंग पर जाकर एल्गोरिदम को बदलना पड़े, या हो सकता है आपको एहसास हो कि समस्या डेटा एक्विजिशन में थी, आपके पास सही तरह का डेटा ही नहीं था। अच्छा, तो ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। बिल्कुल। इसमें सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। ये एक इटरेटिव प्रोसेस है। तो ये एक मजबूत ब्लूप्रिंट तो है, लेकिन एक ही ब्लूप्रिंट से गगनचुंबी इमारत भी बन सकती है और एक छोटा घर भी। फर्क इस्तेमाल होने वाले मटेरियल में होता है। एआई के साथ भी कुछ ऐसा ही है क्या? बहुत अच्छा एनालॉजी है। ये साइकिल किस तरह के डेटा पर काम कर रही है, उससे एआई की क्षमता तय होती है। और यहीं से एआई के डोमेन का कॉन्सेप्ट आता है। डोमेन मतलब
अलग अलग तरह के एआई? आप इसे एआई की अलग-अलग इंद्रियों की तरह समझ सकती हैं। जैसे हमारी आंखें, कान हमें दुनिया को अलग-अलग तरीकों से समझने में मदद करते हैं, वैसे ही अलग-अलग एआई डोमेन्स डेटा को अलग-अलग तरीकों से प्रोसेस करते हैं। ठीक है। तो मुख्य डोमेन कौन कौन से हैं? 3 मुख्य डोमेन्स हैं जो आज की ज्यादातर एआई एप्लीकेशन को शक्ति देते हैं। चलिए पहले से शुरू करते हैं। पहला है स्टैटिस्टिकल डेटा पर काम करने वाला एआई। ये वो डोमेन है जो आप कह सकती हैं नंबर्स के समंदर में गोता लगाकर मोती निकालता है। इसका कोई आम सा उदाहरण? प्राइस कंपैरिजन वेबसाइट्स। अच्छा हाँ, हम वहां जाते हैं, एक प्रोडक्ट का नाम डालते हैं और सेकंडों में हमारे सामने एक लिस्ट होती है कि कौन कहाँ सबसे सस्ता बेच रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ असली खेल सिर्फ कीमतों को लिस्ट करने का नहीं है, वो तो एक साधारण डेटाबेस भी कर सकता है। इसका जो गहरा पहलू है वो है प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस मतलब भविष्यवाणी। एक तरह से ये सिस्टम सिर्फ ये नहीं बताते कि आज सबसे सस्ती कीमत क्या है, वो हिस्टोरिकल डेटा, मांग और समय जैसे कई वेरिएबल्स का विश्लेषण करके ये अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि अगले हफ्ते कीमत क्या हो सकती है। अच्छा, तो वो ये भी बताते हैं कि अभी खरीदना सही है या रुकना चाहिए? बिल्कुल, ये सलाह देना ही स्टैटिस्टिकल एआई की असली ताकत है। ठीक है, ये तो हुई नंबर्स की बात। लेकिन उस एआई का क्या जो देख सकता है? मैंने कंप्यूटर विजन के बारे में काफी सुना है। कंप्यूटर विजन का लक्ष्य मशीनों को इंसानी आंखों की तरह दुनिया को देखने और समझने की क्षमता देना है। मतलब तस्वीरों और वीडियो को समझना। हाँ, लेकिन यहाँ चुनौती सिर्फ पिक्सल को पहचानने की नहीं है, वो तो कोई भी स्कैनर कर सकता है। असली चुनौती है कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ को समझने की। संदर्भ से आपका क्या मतलब है? एक उदाहरण से समझाएंगी? जरूर। मान लीजिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार का कैमरा सड़क पर एक लाल बत्ती देखता है। लाल रंग को पहचानना कंप्यूटर विजन का पहला स्तर है। ठीक है। लेकिन संदर्भ समझना दूसरा और कहीं ज्यादा मुश्किल स्तर है। क्या वो लाल बत्ती ट्रैफिक सिग्नल की है, या किसी दुकान के बोर्ड की, या किसी एम्बुलेंस की? अरे हाँ, एक ही लाल रंग के 3 बिल्कुल अलग मतलब है। और तीनों पर कार का रिएक्शन बिल्कुल अलग होगा। पहचान से स्थितिजन्य जागरूकता मतलब सिचुएशनल अवेयरनेस तक का सफर ही कंप्यूटर विजन का असली मकसद है। ये तो वाकई दिलचस्प है। कृषि जैसे क्षेत्र में इसका कोई हैरान करने वाला इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। एग्रीकल्चरल मॉनिटरिंग में ड्रोन से ली गई हजारों एकड़ खेत की तस्वीरों का विश्लेषण किया जाता है। एआई सिर्फ ये नहीं देखता कि कहाँ हरियाली है और कहाँ नहीं। तो वो क्या देखता है? वो पत्तियों के रंग में होने वाले बहुत ही सूक्ष्म बदलावों को पकड़कर बता सकता है कि फसल में किसी पोषक तत्व की कमी है या किसी खास कीड़े का हमला होने वाला है। मतलब इंसानी आंखों से दिखने से भी पहले? हफ्तों पहले। ये सिर्फ देखना नहीं है, ये निदान करना है। कमाल है। तो हमारे पास आंकड़ों को समझने वाला एआई हो गया, देखने वाला एआई हो गया। अब बात करते हैं उस एआई की जो हमारी भाषा समझता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या एनएलपी। एनएलपी का काम इंसानों और कंप्यूटर्स के बीच भाषा की दीवार को तोड़ना है, और ये शायद सबसे मुश्किल डोमेन में से एक है। मुश्किल क्यों? क्योंकि इंसानी भाषा सिर्फ तर्क पर नहीं चलती, वो भावनाओं और संदर्भ से चलती है। एक ही वाक्य के कई मतलब हो सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ क्या बात है, तो ये तारीफ भी हो सकती है और व्यंग भी। बिल्कुल। और एक मशीन ये फर्क कैसे समझेगी? यही एनएलपी की सबसे बड़ी चुनौती है। तो ये काम कैसे करता है? शुरुआती एनएलपी सिस्टम कैसे थे? जो शुरुआती सिस्टम थे, जैसे पुराने ईमेल स्पैम फिल्टर, वो बस कुछ खास शब्दों मतलब कीवर्ड्स को पहचानते थे, जैसे लॉटरी, फ्री ऑफर। अगर ये शब्द मिले तो ईमेल स्पैम। लेकिन आज के सिस्टम तो कहीं ज्यादा उन्नत है, जैसे कि मशीन ट्रांसलेशन। सही कहा। गूगल ट्रांसलेट जैसे ऐप्स अब सिर्फ शब्दों का शाब्दिक अनुवाद नहीं करते। तो क्या करते हैं? वो अब पूरे वाक्य की संरचना, उसका सिंटैक्स और उसके पीछे के अर्थ मतलब सिमेंटिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि वाक्य में कही गई बात का भाव क्या है। सेंटिमेंट एनालिसिस। हाँ, सेंटिमेंट एनालिसिस। इसी वजह से अब अनुवाद पहले से कई ज्यादा स्वाभाविक लगते हैं। लेकिन व्यंग्य, सार्काज्म और सांस्कृतिक मुहावरों को समझना आज भी एनएलपी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो अगर हम अब तक की बातचीत को समेटें, तो हमारे पास एआई बनाने के लिए एक शक्तिशाली प्रक्रिया है, जो है एआई प्रोजेक्ट साइकिल। हाँ। और हमारे पास शक्तिशाली उपकरण हैं, जैसे स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन,
NLP। सही। तो जब हमारे हाथ में इतनी क्षमता हो तो एक सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है, जिम्मेदारी का। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जब आपके पास ऐसी तकनीक है जो देख सकती है, पढ़ सकती है और हमारे बारे में आंकड़ों के आधार पर फैसले ले सकती है, तो ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी हो जाता है कि इसका इस्तेमाल सही तरीके से हो। ये को नैतिक सवाल हुआ? ये नैतिक भी है और तकनीकी और व्यावहारिक चुनौती भी है। तकनीकी चुनौती कैसे? सोचिए, आपने चेहरे की पहचान के लिए एक कंप्यूटर विजन मॉडल बनाया। इवैल्यूएशन के दौरान आपने पाया कि वो एक खास नस्ल या जेंडर के लोगों पर 99% सटीक है, लेकिन दूसरों पर सिर्फ 70%। तो क्या आप इसे डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार मानेंगे? तकनीकी रूप से ये काम तो कर रहा है, लेकिन इसका असर पक्षपातपूर्ण होगा। यहीं पर एथिकल फ्रेमवर्क्स की जरूरत पड़ती है। तो ये फ्रेमवर्क सिर्फ अच्छे बुरे के नियम नहीं है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये वो दिशा निर्देश हैं जो डेवलपर को मजबूर करते हैं कि वो ऐसा सवाल पूछें। ये सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं कि एआई का विकास और उपयोग जिम्मेदारी से हो। मतलब ये एक तरह की चेकलिस्ट है? हाँ, एक तरह की क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट। ये फ्रेमवर्क्स डेवलपर से कहते हैं कि वे अपने डेटा की जांच करें, क्या उसमें कोई पूर्वाग्रह, कोई बायस है। वे अपने मॉडल की निष्पक्षता, फेयरनेस और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी का आकलन करें। तो आज की चर्चा का निचोड़ ये है कि एआई प्रोजेक्ट साइकिल एआई बनाने का एक 6 चरणीय ब्लूप्रिंट है, प्रॉब्लम स्कोपिंग से लेकर डिप्लॉयमेंट तक। बिल्कुल। और स्टैटिस्टिकल डेटा, कंप्यूटर विजन और NLP जैसे डोमेन एआई की वो अलग-अलग क्षमताएं हैं जो उसे देखने, विश्लेषण करने और हमारी भाषा में संवाद करने की शक्ति देती हैं। सही। और अब जब हम एआई बनाने के कैसे और क्या को समझ गए हैं, तो विचार करने वाला असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम इसे बना सकते हैं। तो असली सवाल क्या है? असली इंजीनियरिंग और डिजाइन का सवाल ये है कि क्या हमें इसे बनाना चाहिए, और अगर हाँ, तो हम इसे ऐसा कैसे बनाएं कि ये मजबूत, निष्पक्ष और भरोसेमंद हो। यहीं से एआई के भविष्य की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बातचीत शुरू होती है।